Hello everyone, this is Shrinu Srivastav and today I am going to teach you all a topic from class 11 biology. The name of the topic is neuron, myelinogenesis and synapse. It is included in the chapter neural control and coordination. This is the lecture 2. इसके previous lecture में मैंने आपको human neural system और उसके क्या classification and parts होते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है और नर्वस टिश्यू के क्या सिस्टम एंड उसके क्या फंक्शंस होते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। तो आइए आज सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक न्यूरॉन से स्टार्ट करते हैं। न्यूरॉन को पढ़ाने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो न्यूरॉन होता है, जो नर्वस टिश्यू होता है, उस नर्वस टिश्यू में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि नर्वस टिश्यू के दो पार्ट्स आते हैं। नर्वस टिश्यू में दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। द फर्स्ट सेल इज न्यूरॉन, जो पहली हमारी सेल है उसे हम बोलते हैं न्यूरॉन, जो हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। एंड द सेकेंड वन इज न्यूरोग्लियल सेल्स। सेकेंड वन इज न्यूरोग्लियल सेल्स। जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं वो हमारी सपोर्टिंग सेल्स होती हैं और ये न्यूरल सिस्टम को सपोर्ट करने में काम करती हैं। अब हमें आज सबसे पहले न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल मतलब हमारा पूरा नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो इसी यूनिट की से मिलकर बना होता है, इसके सिंक्रोनाइज्ड फैशन से मिलकर बना होता है। और फंक्शनल क्यों? क्योंकि इसमें ये जो फंक्शन एक सेल परफॉर्म करती है वही सारे फंक्शंस बाकी सारे सेल्स परफॉर्म करती है और फिर धीरे धीरे करके पूरा नर्वस सिस्टम भी एक सेम फंक्शन को परफॉर्म करने लगता है। इसलिए इसको बोलते हैं इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्या करती है? ये जनरेट करती है और ये जो नर्व इम्पल्स हैं उनको जनरेट करती है एंड ट्रांसमिट करती है। जनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस। ये नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करती है और ट्रांसमिट करती है। नर्व इम्पल्सेस क्या होते हैं? जब सपोज करिए कि अगर आपके हाथ में गर्म पानी गिर जाए या आपके हाथ में कोई भी चोट लग जाए तो उसका सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? उसका सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेगा न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या करेगा कि जो सिग्नल हमारे हाथ में पेन का बना उसको न्यूरॉन की सहायता से ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा और ब्रेन में उसका एनालिसिस होगा और फिर ब्रेन बताएगा कि इसमें करना क्या है। तो जो न्यूरॉन हुआ वो क्या करेगा? जनरेट करेगा। उसने इम्पल्स को जनरेट किया और वो ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का भी काम करता है। जो न्यूरॉन्स होती हैं वो हमारी लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखिए। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है वो न्यूरॉन्स होती है। अच्छा, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखें तो हमें ऊपर से ये दिखाई दे रहे हैं कि न्यूरॉन्स में बहुत ही ज्यादा सेल प्रोसेसेस दिखाई दे रहे हैं। सेल से निकलने वाले बहुत ज्यादा प्रोसेसेस या स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम बोलेंगे दो स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो है हमारे डेंड्राइट्स, दूसरे हैं हमारे एक्सॉन्स। आपको इसमें तीन पार्ट याद रखने हैं कि जब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखने से पहले कि न्यूरॉन कौन कौन सी सेल से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन को देखेंगे तो न्यूरॉन्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलती है साइटोन या सेल बॉडी। साइटोन या सेल बॉडी देखने को मिलती है और दूसरे हमें देखने को मिलते हैं उन्हीं सेल बॉडी से निकलने वाले प्रोसेसेस, उन्हें हम बोलेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स या न्यूराइट्स। तो ये जो हमारे न्यूराइट्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। जो फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं हम उन्हें बोलते हैं डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स, और जो नीचे प्रेजेंट होते हैं या जो लॉन्गेस्ट जो सेल प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे एक्सॉन। इसको क्या बोलेंगे? एक्सॉन। तो डेंड्राइट्स क्या है? ये बहुत ज्यादा हाईली ब्रांच्ड। और जो हमारे एक्सॉन्स हैं वो एक्सॉन्स बहुत ही ज्यादा लॉन्गेस्ट होते हैं, सिंगल होते हैं और लॉन्गेस्ट होते हैं और हमेशा हर सेल में एक्सॉन्स जरूर प्रेजेंट होते हैं। अगर वो मल्टीपोलर या अगर वो यूनिपोलर भी है तब भी उसमें एक्सॉन्स जरूर प्रेजेंट होंगे। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे ये सेल बॉडी की, कि ये सेल बॉडी क्या होती है और इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं सेल बॉडी या साइटोन, इसको बोलेंगे साइटोन। सेल बॉडी, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं सोमा, और इसको क्या बोल सकते हैं? पेरिकैरियन। इसको क्या बोल सकते हैं? पेरिकैरियन। तो जो हमारी सेल बॉडी होती है वो मेन
सेल बॉडी होती है वो हमारे न्यूरल सिस्टम की मेन क्या होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म इसके अंदर कंटेन होता है। मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड क्यों, क्योंकि उसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इट इज अ यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, ऑलमोस्ट ऑल सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूरॉन के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमारे न्यूरॉन में कौन सा सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कि हमारी सेल बॉडी में न्यूरॉन नहीं देखने को मिलता, हमारी सेल बॉडी में सेंट्रियोल नहीं देखने को मिलता। सेंट्रियोल क्यों नहीं, सेंट्रियोल नहीं देखने को मिलेगा, तो हमारी बॉडी में हमारी जो न्यूरॉन्स हैं वो उनमें सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है, सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है वो भी नहीं होगी। इसी वजह से यही कारण है कि जो सेंट्रियोल के एब्सेंट होने की वजह से न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेल ऑर्गेनल्स में जो हमारे उसमें देखने को मिलेंगे वो दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स न्यूरॉन्स में देखने को मिलते हैं। जो पहला है उसे हम बोलते हैं न्यूरोफिब्रिल्स, and the second one is nasal granules, granules। अच्छा, ये न्यूरोफिब्रिल्स और nasal ग्रेन्यूल क्या होते हैं, जो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स में पाए जाते हैं, उन्हीं सेल्स के तरीके से हमारे न्यूरॉन में एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे हम बोलेंगे nasal granules और न्यूरोफिब्रिल्स देखने को मिलते हैं। जो ये nasal granule और न्यूरोफिब्रिल्स क्या होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो न्यूरोफिब्रिल है, सबसे पहले क्या हेडिंग लगाएंगे, nasal granules। Let's keep the heading nasal granules। जो nasal granules होते हैं, nasal granules, तो क्या होता है कि हमारे जैसे सपोज करिए ये डेंड्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये डेंड्रॉन है, ये बहुत सारे डेंड्रॉन निकल रहे हैं, ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, और ये सेल बॉडी से ये हमारा एक्सॉन निकला जो बहुत ही लॉन्गेस्ट ब्रांचिंग है, और ये लॉन्गेस्ट ब्रांचिंग से यहाँ पे नीचे ये टीलोडेंड्रिया निकलेंगे, ये नीचे और स्ट्रक्चर निकले, और ये आया हमारा साइनेप्टिक नॉब्स। ये एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हुआ। इसमें बहुत सारे ये ऐसे यहाँ पे डेंड्रॉन निकल रहे हैं, सेल प्रोसेसेस डेंड्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा, ये इसमें जो मेन न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस कैसा है, इट इज अ यूनिन्यूक्लिएटेड। ये क्या था, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारी सेल बॉडी में। ये जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे सेल बॉडी, और ये जो प्रोसेसेस हैं इनको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स। इनको हम क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन्स। इन्हीं डेंड्रॉन्स और सेल बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं nasal granules। जिनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे कौन प्रेजेंट है, nasal granules। ये कहाँ प्रेजेंट है, सेल बॉडी में प्रेजेंट है, और डेंड्रॉन्स वगैरह में ये nasal granules हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि nasal granules कहाँ प्रेजेंटेड है, इसकी साइट क्या है, इसकी साइट है साइटोन एंड डेंड्रॉन। साइटोन और डेंड्रॉन में ये हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, nasal granules कौन बनाता है, nasal granule एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम, ये दो जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये दोनों मिलके हमारी बॉडी में nasal granules का फॉर्मेशन करती है। ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं nasal granules। ये हमारी बॉडी में nasal granules का फॉर्मेशन करते हैं। चूंकि ये जो दो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनका मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होता है, इसलिए हमारा जो nasal granule है इसका भी मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। ये क्या कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस। किसमें कराएगा, साइटोन या डेंड्रॉन में प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम है वो nasal granules कराते हैं। दीज आर सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, nasal granules का एक और नाम भी होता है, इसको ऑल्सो नोन एज इसे टिग्रोइड बॉडी भी बोलते हैं, टिग्रोइड बॉडी, इसको टिग्रोइड बॉडी भी बोलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में। nasal granules आपके उसमें बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, ये साइट कहाँ इसकी हुई, ये साइटोन एंड डेंड्रॉन में प्रेजेंट है, बट अगर आपसे कोई पूछे क्या ये एक्सॉन्स में प्रेजेंट होता है, तो nasal granules कभी भी एक्सॉन्स में प्रेजेंट नहीं होता। एक्सॉन्स में ये प्रेजेंट नहीं होता, ये एक्सॉन्स में प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम बात करें कि जो न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ये जो हमारी बॉडी में पाए जाने वाले न्यूरोफिब्रिल्स हैं
वो बहुत ही जब साइटोप्लाज्म के जो बहुत ही स्मॉल स्मॉल फिब्रिल्स या फाइबर्स वो कलेक्ट हो जाएं तो वो बनाते हैं न्यूरोफिब्रिल्स। वो नर्व सेल में प्रेजेंट है इसलिए हम उनको बोलेंगे न्यूरोफिब्रिल्स। और ये क्या कराते हैं, ये इंटरनल कंडक्शन कराते हैं, ये कराते हैं इंटरनल कंडक्शन। इंटरनल कंडक्शन मतलब कोई सिग्नल को डेंड्रॉन से साइटोन, साइटोन से और बाकी जगह तक, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से टीलोडेंड्रिया, फिर साइनेप्टिक नोड, यहाँ पे प्रॉपर पूरा पहुंचाने का काम किसका होता है, न्यूरोफिब्रिल्स का होता है। नज़ल ग्रेन्यूल्स का काम क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि जो हमारी उसमें निकलने वाली जो सेल प्रोसेसेस है, मेनली ये जो डेंड्रॉन्स हैं, और ये कौन सी, ये क्या है, ये है टीलोडेंड्रिया, इट इज टीलोडेंड्रिया। और ये क्या है, ये है हमारी एक्सॉन। और ये क्या थी, ये थी साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब। अब इन सारी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सेल प्रोसेसेस। हमें सेल प्रोसेसेस के बारे में जानना है। ये आपने मेनली स्ट्रक्चर देखी, ये क्या थी, ये हमारा यूनिन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट था, इसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था। साइटोप्लाज्म के अंदर ये इंपॉर्टेंट रेड कलर के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं नज़ल ग्रेन्यूल्स। और यही नज़ल ग्रेन्यूल्स हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं आगे, हमें किसके बारे में बात करनी है, सेल डेंड्राइट्स के बारे में। सेल डेंड्राइट्स या सेल प्रोसेसेस, सेल प्रोसेसेस में, सेल से निकलने वाली स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले बात करेंगे हम डेंड्रॉन्स की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, डेंड्रॉन्स की, कि डेंड्रॉन्स क्या होते हैं। तो डेंड्रॉन्स बहुत ही हाईली ब्रांच प्रोसेसेस जो निकलती हैं, इट इज अ हाईली ब्रांच प्रोसेसेस। क्या होती हैं ये, हाईली ब्रांच्ड, बहुत ज्यादा हाईली ब्रांच्ड प्रोसेसेस होती हैं, जो कहां से निकलती हैं, जो सेल बॉडी या साइटोन से निकलती हैं। इन ब्रांचेस को डेंड्राइट्स भी बोलते हैं, और ये स्मॉल होती हैं, हाईली ब्रांच होती हैं, बट ये स्मॉल होती है। कैसे होती हैं, स्मॉल होती हैं। और इनमें डेंड्रॉन्स में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी में, जो सेल में सेंट्रीपिटल कंडक्शन कराने का काम करते हैं, सेंट्रीपिटल कंडक्शन कराने का काम करते हैं। अच्छा, दो टाइप के कंडक्शन होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीपिटल, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल। जो सेंट्रीपिटल कंडक्शन होता है उसका मतलब है कि जो हमारे जो सिग्नल्स जा रहे हैं वो टुवर्ड्स द सेल बॉडी जा रहा है। मतलब ये सेल बॉडी है तो इसकी तरफ अगर सिग्नल जा रहा है, ऐसे हमारा सिग्नल जा रहा है और सेल बॉडी के पास लेके जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल या टुवर्ड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ, टुवर्ड्स द सेल बॉडी, या किसी भी सेल बॉडी की तरफ, या किसी भी एक स्ट्रक्चर के उसी के डायरेक्शन में जाए, उसी के टुवर्ड्स जाए, तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल कंडक्शन। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है कि सेल बॉडी से अवे जाए, सेल बॉडी से दूर जाए, तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। सेंट्रीफ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी और साइटोन, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी और साइटोन, तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। तो जो हमारे डेंड्रॉन होते हैं, वो डेंड्रॉन्स क्या होते हैं, ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ये कहां पे लेके जाएंगी, ये साइटोन के पास सारे सिग्नल्स को लेके जाएंगी। तो ये क्या है, टुवर्ड्स द जा रहे हैं सेल बॉडी, इसलिए क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल कंडक्शन कंडक्ट कराते हैं। कैसे कंडक्ट कराते हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो डेंड्रॉन्स में सेंट्रीपिटल कंडक्शन को कंडक्ट कराते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद बात करें कि ये तो बात हो गई डेंड्रॉन्स की। अब बात करेंगे हम कि एक्सॉन्स क्या होते हैं। सेकेंड वी विल टॉक अबाउट कि एक्सॉन क्या है। एक्सॉन एक हमारे न्यूरॉन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये लॉन्गेस्ट होता है। ये क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट न्यूराइड। लॉन्गेस्ट न्यूराइड या लॉन्गेस्ट जो ब्रांच होती है, उस लॉन्ग प्रोसेस होती है, उसे हम बोलते हैं एक्सॉन। लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस ऑफ साइटोन, उसको हम बोलेंगे एक्सॉन। इसमें क्या होता है, इसमें जो उसका डायामीटर होता है, जो एक्सॉन में जो ये एक्सॉन निकल रहा है, एक सेल प्रोसेस निकल रहा है, इसका जो ये डायामीटर होता है, ये क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म डायामीटर प्रेजेंट होता है, यूनिफॉर्म डायामीटर आर प्रेजेंट। और एक्सॉन को कौन कवर करके रखता है, एक्सॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे ऊपर, तो एक्सॉन को कवर करके रखती है जो लेयर, उसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा। ये जैसे हमारे एक्सॉन्स हैं, ये जो आपको येलो कलर की एक स्मॉल ब्रांचिंग दिख रही है, ये स्मॉल ब्रांचिंग, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन को कवर करके रखती है एक्सोलेमा। एक्सॉन को कौन कवर करके रखता है, एक्सॉन इज कवर्ड बाय
लेमा, एक्सोलेमा क्या है? एक्सोलेमा कवर्स एक्सॉन। ये है, वैसे है क्या? इट इज अ मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन जो एक्सॉन को कवर करके रखती है उसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा। एक्सोलेमा क्या होता है? एक्सोलेमा एक्सॉन्स को कवर करके रखती है। जो सेल बॉडी के जिस पार्ट से एक्सॉन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ये एक्सॉन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारी एक्सॉन्स निकल रही है और ये सेल बॉडी वाला पार्ट है, तो इन दोनों का जो जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन हाइलॉक। एक्सॉन हाइलॉक। ये जो एक्सॉन हाइलॉक होता है वो पार्ट ऑफ वेयर एक्सॉन अराइजेस, उसको बोलेंगे एक्सॉन हाइलॉक। और ये एक्सॉन हाइलॉक्स हमारा न्यूक्लियस का ट्रिगर जोन होता है, ये न्यूरॉन्स का ट्रिगर जोन होता है। ये क्या होता है? न्यूरॉन्स ट्रिगर जोन। हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्सॉन हाइलॉक ये क्या होता है? न्यूरॉन्स का न्यूरॉन ट्रिगर जोन। हमारे उसमें जो एक्शन पोटेंशियल, ट्रिगर जोन का मतलब कि जब हमें न्यूरॉन्स में इंपल्स को सेंड करना है या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना है, तो हम इसी एक्सॉन हाइलॉक की हेल्प लेते हैं। इसी एक्सॉन हाइलॉक से पूरा काम होता है। अब हम बात करते हैं कि हम क्या बात कर रहे थे? एक्सॉन के बारे में बात कर रहे थे। तो ये एक्सॉन क्या था? लॉन्गेस्ट न्यूराइट है, लॉन्गेस्ट ब्रांचिंग है। इस पे जो डायमीटर होता है इस पूरे एक्सॉन के स्ट्रक्चर का वो यूनिफॉर्म होता है। एक्सॉन को कवर करने वाली स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के बाद हमने पढ़ा एक्सॉन हाइलॉक क्या होता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म, जो एक्सॉन में साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसे एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म फाउंड इन एक्सॉन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। अच्छा, इस एक्सोप्लाज्म में मैंने आपको इसके ऊपर बताया कि निजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। निजल ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म केवल माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूरोफिब्रिल्स को कंटेन करके रखता है। तो एक्सॉन में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? 3 स्ट्रक्चर थे सेल ऑर्गेनेल में। पहला था निजल ग्रेन्यूल्स, दूसरा है न्यूरोफिब्रिल्स और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे एक्सॉन के साइटोप्लाज्म में निजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, बट न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से हमारे जो न्यूरोफिब्रिल्स हैं और माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये दोनों इंपल्स कंडक्शन का काम कराते हैं। जो टर्मिनल एंड होता है एक्सॉन का वो बनाता है टीलोडेंड्रिया। इसके पहले वाले मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया कि जो टर्मिनल एंड है, टर्मिनल मतलब जहां एक्सॉन खत्म हो रहा है, ये एक्सॉन है हमारा, ये एक्सॉन जहां खत्म हो रहा है वो बनाता है जो प्रोसेसेस वहां से निकलती हैं, उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, या इसको हम बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। इट इज कॉल्ड टीलोडेंड्रिया। ये जो टीलोडेंड्रिया होती है, ये टीलोडेंड्रिया क्या है? टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन है। और इस टीलोडेंड्रिया से एक बटन शेप्ड स्ट्रक्चर्स निकलती हैं। इन बटन शेप्ड स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारे नर्व कंडक्शन में या न्यूरो कंडक्शन में। जो साइनेप्टिक नॉब होती हैं, उन साइनेप्टिक नॉब्स में क्या प्रेजेंट होता है? साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। ये हमारा जो ये एक्सॉन वाला पार्ट है, ये एक्सॉन लास्ट में गया टर्मिनल एंड में और इसने बनाया टीलोडेंड्रिया। और ये टीलोडेंड्रिया का जो लास्ट पार्ट है, इसने बटन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया। इस बटन शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। तो ये क्या था? हमारा एक्सॉन्स था। एक्सॉन ने क्या बनाया? टर्मिनल एंड पे टीलोडेंड्रिया बनाया, टीलोडेंड्रिया। और ये जो टीलोडेंड्रिया है ये बटन शेप स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। इसको क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नॉब। इन साइनेप्टिक नॉब्स का स्ट्रक्चर अगर हम जूम करके देखें, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखें, तो इन साइनेप्टिक नॉब्स में छोटी छोटी साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ऐसी छोटी छोटी साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में एक केमिकल भरा होता है, उस केमिकल का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो छोटा छोटा केमिकल भरा है, इस केमिकल का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये साइनेप्टिक वेसिकल का ये हुई हमारी साइनेप्टिक वेसिकल। और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या भरा है? न्यूरोट्रांसमीटर।
ट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अभी हमने देखा था कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जैसे हार्मोन्स कंडक्शन कराते हैं, वैसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में जब नर्वस सिस्टम में कंडक्शन कराना होता है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स कराते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? केमिकल्स, सर्टेन केमिकल्स हैं जो हमारे नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। अच्छा, जो ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं कि न्यूरो जो ट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, ये हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो मेनली उसमें हमें पढ़ना होता है एसिटाइल कोलिन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, वो होता है मेनली एसिटाइल कोलिन, जिसके बारे में हम मेनली पढ़ते हैं। बट ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है कि ये तो या हमारे जो नर्व कंडक्शन है उसको स्टिमुलेट करने का, उसको बढ़ाने का काम करेंगे, तो हम उन्हें बोलते हैं स्टिमुलेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, स्टिमुलेटरी। और दूसरा होता है कि वो नर्व जो इम्पल्स है उसको खत्म कराने का काम करेंगे, उसको हम बोलते हैं इनहिबिटरी, उसको हम क्या बोलते हैं? इनहिबिटरी। तो जो जनरेशन कराएंगे, स्टिमुलेट कराएंगे इम्पल्स को साइनेप्स में, उसे हम बोलते हैं स्टिमुलेटरी। जो इम्पल्स को इनहिबिट करेंगे, होने से रोकेंगे, उन्हें हम बोलते हैं इनहिबिटरी। अच्छा, जो स्टिमुलेटरी होते हैं इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ने हैं वो है पहला एसिटाइल कोलिन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ACH। और एक हमें पढ़ना है जिसका नाम होता है नॉर एपिनेफ्रीन। आपने ये मेरे से न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जब मैंने आपको सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक पढ़ाया होगा। एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ाया था मैंने आपको नॉर एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। तो ये एपिनेफ्रीन ये भी क्या है? हमारा न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। नॉर एपिनेफ्रीन, नॉर एड्रीनलिन ये हमारा, और इसको हम बोल सकते हैं एक नाम सिंपैथेटिन। ये हमारे स्टिमुलेटरी होते हैं, ये नर्व इंपल्स को जनरेट कराने का काम करते हैं। और नर्व इंपल्स को रोकने का काम कौन कौन कराता है? सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है गाबा, GABA, गाबा का फुल फॉर्म है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। गाबा का फुल फॉर्म क्या है? गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। दूसरा हमारे उसमें क्या प्रेजेंट है? सेरोटोनिन ये भी क्या होता है? इनहिबिटरी होता है। डोपामाइन भी हमारा क्या होता है? इनहिबिटरी होता है। ग्लाइसिन ये भी हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे इनहिबिटरी होते हैं। इनहिबिटरी मतलब ये हमारे नर्व इंपल्स को कंडक्ट नहीं कराएंगे, उल्टा उसको बंद कराने का काम करते हैं। तो ये हमें पढ़ना, ये तो हमारा हो गया जितना जो न्यूरोट्रांसमीटर की बात चल रही थी। अब हमें क्या पढ़ना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप इसमें नोट करके रखिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करके रखना है। वो क्या पॉइंट है? वो पॉइंट ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो टीलोडेंड्रिया वाले जो पोर्शन होता है, टीलोडेंड्रिया वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा हाई अमाउंट में मिलते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जब टीलोडेंड्रिया वाले पोर्शन में मिलते हैं तो वो एक न्यूरोट्रांसमीटर को कंडक्ट कराते हैं, जिसे हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन कंडक्ट कराता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया कंडक्ट कराते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ के माइटोकॉन्ड्रिया? जो टीलोडेंड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन इन सबका फॉर्मेशन करते हैं। एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन करने में कौन सा एंजाइम काम आता है? उसे हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये हमारा एंजाइम न्यूरोट्रांसमीटर में काम आता है। एक्सॉन क्या होता है? फंक्शनल पार्ट होता है नर्व सेल्स का, इसलिए जो नर्व फाइबर होते हैं वो उनको यूजुअली हम एक्सॉन बोल देते हैं। जो मेन फंक्शनल पार्ट है वो काम करता है एक्सॉन, इसलिए हम एक्सॉन को उसका क्या बोल सकते हैं? एक्सॉन को उसका नर्व फाइबर भी बोल सकते हैं। अगर नॉर्मली टर्म आए नर्व फाइबर तो हम उसको एक्सॉन की तरह भी बोल सकते हैं। ये प्रॉपर पूरी बात हुई एक्सॉन की। अगर आप आपसे कोई पूछे कि एक्सॉन और डेंड्रॉन में डिफरेंस क्या होता है, तो कुछ 2-4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। किस किस के डिफरेंसेस में? एक्सॉन और डेंड्रॉन, इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि एक्सॉन जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रांचिंग होती है।
एक्सॉन क्या होती है? लॉन्गेस्ट, एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट ब्रांचिंग ऑफ सेल, लॉन्गेस्ट ब्रांचिंग, और ये सिंगल होती है, मोस्टली सिंगल ब्रांचिंग होती है। डेंड्रॉन्स क्या होती हैं? ये शॉर्ट ब्रांचिंग होती हैं और छोटी छोटी सेल प्रोसेसेस निकलती हैं। ये हमेशा ऑलवेज सिंगल इन न्यूरॉन है, ऑलवेज सिंगल इन न्यूरॉन। न्यूरॉन की अगर स्ट्रक्चर देखिए उसमें एक्सॉन हमेशा एक ही दिखाई देता है, बट अगर डेंड्रॉन्स को देखें तो ये बहुत सारे वन और मोर हो सकते हैं, वन और मोर बहुत सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, इनमें निजल ग्रेन्यूल्स इनमें निजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, इनमें नेजल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। इनमें नेजल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये नर्व इम्पल्सेस को ट्रेवल कराते हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, तो इसलिए ये सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन कराते हैं। ये कैसा कंडक्शन कराते हैं? सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। जबकि जो डेंड्रॉन्स होते हैं वो हमारे सेंट्रीपिटल कंडक्शन कराते हैं। सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड्स द सेल बॉडी कंडक्शन कराते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको एक्सॉन और डेंड्रॉन में याद रखना है कि एक्सॉन लॉन्गेस्ट ब्रांचिंग होती है जबकि डेंड्रॉन शॉर्ट होता है। एक्सॉन हमेशा एक ही होते हैं एक न्यूरॉन्स के अंदर। अगर एक सिंगल न्यूरॉन में देखें तो एक्सॉन के जो नंबर है वो एक ही होते हैं, सिंगल होते हैं, जबकि डेंड्रॉन्स उसमें बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं। नेजल ग्रेन्यूल्स एक्सॉन्स में नहीं पाए जाते लेकिन डेंड्रॉन्स में पाए जाते हैं। और एक्सॉन सेंट्रीफ्यूगल्स मतलब अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अगर ये सेल बॉडी है तो इसका एक्सॉन अवे, इससे दूर नर्व इम्पल्स को लेके जाता है। लेकिन जो डेंड्रॉन होता है वो सेंट्रीपिटल कंडक्शन कराता है कि अगर ये सेल बॉडी है और ये इसका डेंड्रॉन है तो ये इसकी तरफ टुवर्ड द सेल बॉडी अपने कंडक्शंस को लेके जाता है, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कराता है। अब हमें सेकंड पोर्शन की जो बात करनी है वो है माइलिनोजेनेसिस। माइलिनोजेनेसिस क्या होती है? आपने मेरे से इसके पहले हमने टॉपिक पे चर्चा करी थी, उसका नाम था न्यूरॉन की बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज माइलिनोजेनेसिस। क्या लिखना है हमको? माइलिनोजेनेसिस क्या होती है? तो माइलिनोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ या डिपोजिशन ऑफ माइलिन शीथ, डिपोजिशन ऑफ माइलिन शीथ। अब आप मेरे से पूछेंगे कि ये माइलिन शीथ क्या होती है? इसका डिपोजिशन की प्रोसेस तो समझ में आ गई कि माइलिनोजेनेसिस है, बट आप मेरे से पूछेंगे कि माइलिन शीथ क्या होती है। तो माइलिन क्या है? माइलिन एक हमारी न्यूरॉन्स पर पाया जाने वाला फैटी मटेरियल है जो इंसुलेटर की तरह काम करता है, विच एक्ट एज अ इंसुलेटर की तरह हमारे न्यूरॉन्स में एक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। जैसे अगर आपने घर में वायरिंग देखी होगी कि घर में जब तार बिछाए जाते हैं तो जो मेन तार होता है वो एल्यूमिनियम का तार होता है। उस एल्यूमिनियम के तार के ऊपर प्लास्टिक की या रबड़ की एक लेयर होती है जिसकी वजह से अगर कोई उस तार को छुए तो उसको डायरेक्ट करंट न लगे, या जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन है वो केवल उस एल्यूमिनियम वायर में हो, उसके बाहर ना हो। तो ऐसी जो हमारी न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स में जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजने होते हैं तो उन न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उस सेल बॉडी में ही रहे, उससे बाहर ना जाए, इसलिए उसके बाहर की तरफ एक हम कवरिंग बनाते हैं, एक हम लेयर लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ या माइलिन। जो क्या होता है? एक फैटी मटेरियल होती है और उसके पास बहुत ही ज्यादा हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पावर होती है, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करने की पावर होती है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन कराने की पावर होती है। जैसे कि सेम वे एक रबर और प्लास्टिक की कवरिंग होती है इलेक्ट्रिकल वायरिंग के ऊपर, वैसे ही सेम वे में न्यूरॉन्स के ऊपर जो कवरिंग होती है इंसुलेटर की, हाईली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, उसको हम बोलते हैं माइलिन। माइलिन हमारे दो सिस्टम में पाया जा सकता है। एक तो वो पीएनएस में पाया जाएगा जिसको हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जा सकता है, और एक सीएनएस में पाया जा सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो जो पीएनएस में माइलिन शीथ पाई जाती है, पीएनएस के जो न्यूरॉन्स होते हैं, पीएनएस मतलब जो सीएनएस क्या है? सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस क्या है कि उन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाले जो नर्व फाइबर होते हैं वो कंडक्ट कराते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। इन्हीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन कवर्ड होते हैं फॉस्फोलिपिड्स या एक और मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं स्फिंजोमाइलिन।
स्फिंजोमाइलिन से कवर्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं मेडुला या मेडुला या माइलिन शीथ। उसको हम क्या बोलते हैं? मेडुला या माइलिन शीथ। माइलिन शीथ उसको हम बोलते हैं मेडुला या माइलिन शीथ। जो पीएनएस या पीएनएस में जो एक्सॉन्स की लेयरिंग होती है, एक्सॉन को कवर करने वाले फॉस्फोलिपिड या स्फिंजोमाइलिन के बने सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेडुला या माइलिन शीथ। ये मेडुला या माइलिन शीथ इसको भी कवर करती है एक बहुत ही थिनेस्ट सेल मेम्ब्रेन। उस सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एक्सोल। उस सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूरीलेमा। उस सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? तो न्यूरीलेमा। तो मेडुला इज कवर्ड बाय, मेडुला या माइलिन शीथ इज कवर्ड बाय न्यूरीलेमा। किससे कवर्ड होती है? न्यूरीलेमा, या इसको और बोल सकते हैं शीथ ऑफ शॉन सेल्स। शीथ ऑफ शॉन सेल्स। शॉन सेल्स की जो शीथ है, या हम उसको बोल सकते हैं न्यूरीलेमा या शीथ ऑफ शॉन सेल्स। उसको कौन कवर करके रखती है? एक बहुत ही थिन सेल मेम्ब्रेन। जो न्यूरीलेमा होती है वो किसकी बनी होती है? शॉन सेल्स की बनी होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ शॉन सेल्स से मिलकर बनी होती है। अब एक बार इसका मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ जिससे ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखने में हमें दिखाई देता है, ये हमने ये डिस्कस किया है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कहाँ गया? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये जो हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हमको दिखाई दे रही है कि ये जो एक्सॉन्स है, ये हमारी बॉडी में जो एक्सॉन प्रेजेंट है येलो कलर का, इसके ऊपर एक हमें ये फैटी सब्सटेंस की लेयर दिखाई दे रही है। इस लेयर को हम बोलते हैं, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? माइलिन शीथ। इसको हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ को कवर करती है उसको हम बोलते हैं न्यूरीलेमा। आपको ये याद रखना है कि जो एक्सॉन को लेयर कवर करती है, उसको एक्सॉन को सेल मेम्ब्रेन कवर करती है उसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा, और जो माइलिन शीथ को कवर करती है उसको हम बोलते हैं न्यूरीलेमा। तो ये क्या है? ये हमारी न्यूरीलेमा है। इट इज न्यूरीलेमा। और ये न्यूरीलेमा क्या बना रही है? NEURI, न्यूरीलेमा। और ये न्यूरीलेमा क्या बना रही है? इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं श्वान सेल्स। इनको क्या बोलते हैं हम? श्वान सेल्स। ये जो श्वान सेल्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बहुत ही माइलिनोजेनेसिस की जो मेन प्रोसेस है वो कौन कंडक्ट कराता है? वो श्वान सेल्स कंडक्ट कराते हैं। ये पेरिफेरल नर्व्स में माइलिनोजेनेसिस बिगिन होती है विद द डिपोजिशन ऑफ माइलिन शीथ इन कंसेंट्रिक लेयर अराउंड द एक्सॉन बाय श्वान सेल्स। कौन बनाता है? जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन है वो कौन करा रहा है? श्वान सेल्स। और श्वान सेल्स के ऊपर जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं न्यूरीलेमा। अब ये जो माइलिन शीथ होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है। देखो आपको ये माइलिन शीथ प्रॉपर एक ऐसी नहीं कि लेयर में दिख रही हो, वो डिसकंटिन्यूअस होती है। तो जहां जहां पे माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है, ये जहां जहां पे माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होती है वहां पे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वहां पे जो गैप प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। उसको हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। तो इसको आइए नीचे लिख लेते हैं लैंग्वेज में कि अगर हम इसको स्ट्रक्चर देखें, हम क्या बात कर रहे थे? ये माइलिन शीथ की बात हो रही थी, माइलिनोजेनेसिस की बात हो रही थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेडुला इज कवर्ड बाय शीथ ऑफ श्वान सेल्स, मेडुला इज कवर्ड बाय न्यूरीलेमा या शीथ ऑफ श्वान सेल्स। इसमें कौन, ये किससे बनी होती है? श्वान सेल से मिलकर बनी होती हैं। और क्या होता है कि माइलिन शीथ कैसी होती है? इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मतलब बीच बीच में टूट जाती है। कंटिन्यूअस जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती, द प्लेस वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट, उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि नोड ऑफ रेनवियर क्या है? जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इस नोड ऑफ रेनवियर में श्वान सेल्स क्या करती हैं? टेक पार्ट इन डिपोजिशन ऑफ माइलिन शीथ। उनको माइलिन शीथ को डिपोजिट करने का काम करती हैं। Myelin sheath is act as insulator and prevent leakage of ions। ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है और ये आयंस के लीकेज को प्रिवेंट करती है, मतलब उसको नहीं होने देती है। अब हम बात करेंगे कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरीलेमा या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारी माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है?
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरीलेमा या श्वान सेल्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं प्रेजेंट होती है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना होगा कि पीएनएस में तो हमारी न्यूरीलेमा और श्वान सेल्स देखने को मिलती हैं, लेकिन सीएनएस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें हमारी श्वान सेल्स या न्यूरीलेमा ये देखने को नहीं मिलती। न्यूरीलेमा ये हमारे श्वान सेल्स में देखने को, ये हमारे सीएनएस में देखने को अब्सेंट होती हैं और ये देखने को नहीं मिलती हैं। तो सीएनएस में इसलिए माइलिनोजेनेसिस की प्रोसेसेस नहीं हो पाती है। माइलिनोजेनेसिस की प्रोसेस श्वान सेल्स से ना होकर किससे होती है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। कौन कराता है ये? ओलिगोडेंड्रोसाइट इसमें क्या कराता है? माइलिनोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसको कंडक्ट कराता है। न्यूरॉन्स, अब इसमें अगर हम आपको थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम पूरा पॉइंट कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी में दो टाइप के न्यूरॉन्स देखने को मिलने लगेंगे। न्यूरॉन्स कैसे हमारी बॉडी में देखने को मिलेंगे? दो टाइप के। पहले जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है, माइलिन शीथ इज प्रेजेंट, तो उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। वो हम क्या बोलते हैं? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और ऐसे न्यूरॉन्स जिनमें माइलिन शीथ आर एब्सेंट, माइलिन शीथ क्या होती है? आर या माइलिन शीथ इज एब्सेंट, उनको हम बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, उसको एक और नाम बोल सकते हैं माइलिनेटेड या मेड्यूलेटेड, और इसको बोल सकते हैं नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेड्यूलेटेड। In some nerve cells where myelin sheath is absent, called as non-myelinated or non-myelinated neurons. तो अब इसमें दो टाइप के हमें फिर मैटर्स देखने को मिलते हैं कि जब नॉन मेड्यूलेटेड और साइटोन से जो मिलके नर्व सेल्स बनाए उनको हम बोलेंगे ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर क्या हुआ? ग्रे मैटर का मतलब हुआ ग्रे मैटर। हमें दो टाइप के मैटर्स देखने को मिलेंगे, एक होगा ग्रे मैटर, एक होगा व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर में हमारे पास नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे और उसके साथ साइटोन प्रेजेंट होता है, तो हम उसे बोलते हैं वो ग्रे मैटर है। व्हाइट मैटर क्या हुआ? व्हाइट मैटर का मतलब हुआ कि उसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं और उसके साथ साथ नर्व फाइबर्स में साइटोन और सारे स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंटेड है। तो इट कंटेन्स माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। तो व्हाइट मैटर क्या होता है? उसमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है, मतलब माइलिन शीथ क्या होती है? प्रेजेंट होती है, और इसमें माइलिन शीथ क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो ये जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर है, इनकी भी हमें पोजीशनिंग देखने को मिलती है हमारे दोनों पीएनएस में भी और सीएनएस में भी। तो अगर ग्रे मैटर बाहर हो, ग्रे मैटर आउटसाइड हो और व्हाइट मैटर इनसाइड हो, ग्रे मैटर आउटसाइड हो, व्हाइट मैटर इनसाइड हो, ये पोजीशन देखने को मिलती है हमें दो स्ट्रक्चर्स में। पहली तो हमें देखने को मिलती है सेरिब्रम, दूसरी मिलती है सेरिबेलम में। सेरिबेलम, ये आपको ब्रेन में जब हम पार्ट्स पढ़ाएंगे तो उसमें आता है कि सेरिब्रम और सेरिबेलम में जो ग्रे मैटर होता है वो बाहर प्रेजेंट होता है और व्हाइट मैटर अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बाहर की तरफ प्रेजेंट है और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स अंदर की तरफ प्रेजेंट है। जबकि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या होता है कि ग्रे मैटर अंदर प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर बाहर प्रेजेंट होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा इसमें क्या होता है? इसमें व्हाइट मैटर बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है और ग्रे मैटर अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। ये दो पोजीशनिंग होती है जो आपको बहुत कंफ्यूज करेगी। आगे वाले जब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ाएंगे तो उसको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं कि जब ग्रे मैटर बाहर प्रेजेंट हो और व्हाइट मैटर अंदर प्रेजेंट हो, वो पोजीशनिंग हमें देखने को मिलती है सेरिब्रम में और सेरिबेलम में। व्हाइट मैटर बाहर प्रेजेंट हो और ग्रे मैटर अंदर की तरफ प्रेजेंट हो, वो पोजीशनिंग देखने को मिलती है हमें स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा में। अब इसमें एनसीईआरटी में एक पॉइंट आता है जो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इससे रिलेटेड, कि जो पीएनएस है वो दो टाइप की न्यूरॉन्स को, पीएनएस उसमें दोनों टाइप की न्यूरॉन्स प्रेजेंटेड है, माइलिनेटेड भी नॉन माइलिनेटेड भी।
तो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं वो श्वान सेल से इन्वेलप्ड होते हैं और वो बनाते हैं माइलिन शीट बनाते हैं एक्सॉन के चारों तरफ। ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कैसे कहाँ पाए जाएंगे? स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में मिलते हैं। जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है वो श्वान सेल्स नहीं बनाती हैं, डज नॉट फॉर्म माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन, और वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑटोनोमस या सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। कहने की बात यह है, पॉइंट ये पूरा है कि जो पीएनएस होता है उसमें माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड दोनों देखने को मिलते हैं, और सीएनएस होता है उसमें केवल हमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ही देखने को मिलते हैं। और ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का कंडक्शन ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स कराती हैं, जो एक टाइप की क्या है? न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हमारी न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। अब हमें बात करनी है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कौन से और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसको बताने से पहले आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना होगा जो बहुत बार आपको कंफ्यूज करेगा, खासकर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में। तो आपको याद रखना है कि क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ साइटोन्स। जब साइटोन्स का कलेक्शन हो, मतलब केवल सेल बॉडी आपस में जुड़ जाए और बहुत सारी सेल बॉडी आपस में जुड़ जाए, तो वो उनको दो टर्म्स देते हैं। एक तो बोलते हैं उसको न्यूक्लियाई और एक उसको बोलते हैं गैंग्लिया। तो अगर ये टर्म कब यूज होती है? टर्म यूज फॉर सीएनएस के लिए जो टर्म यूज की जाती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लिया, और गैंग्लिया किसके लिए यूज की जाती है? आउटसाइड द सीएनएस के बाहर, आउटसाइड द सीएनएस जो टर्म यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं गैंग्लिया। और ये मेनली आउटसाइड द सीएनएस मतलब ये यूज की जाती है पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए। ये सीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए न्यूक्लियाई टर्म यूज की जाती है। ये था कलेक्शन ऑफ साइटोन्स। अगर कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स की बात हो, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स की बात हो, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स की बात हो, तो उसमें दो वर्ड आते हैं। एक आता है ट्रैक्ट और एक आता है नर्व। ट्रैक्ट का मतलब क्या है? ट्रैक्ट कहां पे यूज होगा? ये टर्म यूज किया जाएगा सीएनएस में। और नर्व कहां यूज की जाएगी? ये टर्म यूज किया जाएगा पीएनएस में या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। आपको उसको थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप कहेंगे हमने पढ़ा तो पूरा था लेकिन ये कहाँ पढ़ा था, ये समझ में नहीं आया। तो ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पूरे चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो हमारी बॉडी में, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो हमारी सेल बॉडी में या जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो इस हिसाब से देखिए तो हमारी बॉडी में जो मेनली तीन टाइप के न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर या मल्टीपोलर। जो यूनिपोलर होते हैं उनमें क्या होगा? सिंगल प्रोसेसेस अराइजेस फ्रॉम एक्सॉन। इसमें एक एक्सॉन देखने को मिल रहा है, ये एक एक्सॉन है, ये एक सेल बॉडी और इसमें डेंड्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। क्या है? इसमें सेल बॉडी एक है, एक एक्सॉन है, वन एक्सॉन। ये क्या है? एक्सॉन। तो वन एक्सॉन, और ये कहां से अराइज हो रहा है? सिंगल एक साइटोन से अराइज हो रहा है। ये हमें कहां देखने को मिलते हैं? ये हमें देखने को मिलते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो की बात चल रही हो तो उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो यूनिपोलर न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। बाइपोलर क्या हुआ? बाइपोलर का मतलब हुआ कि टू प्रोसेसेस अराइजेस फ्रॉम साइटोन। ये जो हमारा सेल बॉडी है, ये हमारी क्या है? सेल बॉडी या साइटोन। इस सेल बॉडी या साइटोन से दो प्रोसेसेस निकलना है। जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम बोलेंगे डेंड्रॉन, उसको हम क्या बोलेंगे? डेंड्रॉन। और जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको हम, ये जो लंबा स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। तो एक डेंड्रॉन और एक एक्सॉन जब निकले तो ये हमें देखने को मिलते, इसे हम बोलेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। ये बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में देखने को मिलते हैं। और कहाँ देखने को मिलते हैं? ये हमारी बॉडी में जो आई प्रेजेंट होती है, उसके आई के रेटिना वाले पार्ट में, पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। और रेटिना में भी कहाँ प्रेजेंट होंगे? रॉड्स एंड कोन्स में। उनको हम बोलते हैं वो मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन्स है या बाइपोलर न्यूरॉन लेयर ऑफ रेटिना। ये इसमें हमें रेटिना में प्रॉब्लम मतलब प्रॉपर्ली देखने को मिलते हैं। रेटिना में भी कौन सा पार्ट? रॉड्स एंड कोन्स। ये जब आप इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा दिमाग में और क्लियर होगा। फिलहाल आप इसको थोड़ा बहुत याद करते चलिए। अच्छा, जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के मोस्टली सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे मोस्टली जो न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी के वो सारे मल्टीपोलर होते हैं, जिसमें एक एक्सॉन्स होते हैं। और जो डेंड्रॉन्स होते हैं वो न्यूमरस डेंड्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे डेंड्रॉन्स होते हैं, बहुत मैनी डेंड्रॉन्स होते हैं, बट वन एक्सॉन होता है। एक्सॉन केवल एक ही होता है।
ये मोस्ट न्यूरॉन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलते हैं, जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उस पर मल्टीपोलर देखने को मिलते हैं। अच्छा, फिर ये क्या होता है कि स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर का मतलब कि हमारी जो नर्व सेल है उससे निकलेगा एक एक्सॉन, बट स्मॉल प्रोसेस डेवलप करेगी, वो एक्ट करती है डेंड्रॉन की तरह। मतलब ये जो हमारी सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी से एक ही प्रोसेस निकल रही है, वो मेनली हमारी एक्सॉन है। ये जो हमारी मेनली प्रोसेस है ये हमारी एक्सॉन है, लेकिन इससे एक और प्रोसेस निकल रही है जो एक्ट, वो है प्रॉपर एक्सॉन ही, लेकिन एक्ट क्या करती है डेंड्रॉन की तरह। ये क्या है हमारी, ये है डेंड्रॉन, एक्ट करती है डेंड्रॉन की तरह, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर। और ये इसका बहुत ही ज्यादा ग्रेट एग्जांपल है कि हमें ये देखने को मिलती है कहां पे, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ कहां की देखने को मिलती है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया होता है, जब मैं इसका स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तब उसमें आएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि उसमें कौन से न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, उसमें हमें स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। और ए पोलर या नॉन, इसमें एक और भी आता है, इसमें एक और आता है ए पोलर या नॉन पोलर न्यूरॉन। ऐसे न्यूरॉन्स जिसमें ना डेफिनेट एक्सॉन और ना डेफिनेट एक्सॉन पता हो, ना डेफिनेट डेंड्रॉन पता हो, उसमें सेल प्रोसेसेस रेदर एब्सेंट हो, तो वो हमें देखने को मिलते हैं ए पोलर या नॉन पोलर न्यूरॉन्स में। वो किसमें मोस्टली देखने को मिलते हैं, वो हाइड्रा जैसे उसमें हाइड्रा वगैरह जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में हमें ए पोलर वगैरह देखने को मिलते हैं। और मैक्रीन सेल ऑफ रेटिना या मैक्रीन सेल ऑफ रेटिना, उसमें हमें देखने को मिलेगा ए पोलर न्यूरॉन। ए पोलर मतलब जिसमें सेल प्रोसेसेस एब्सेंट होती हैं या प्रेजेंट भी होती हैं, तो वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं। अब हमें बात करनी है कि बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस में हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं। जो ऊपर था वो तो था बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पे देखा हमने, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेस पर देखें, तो फंक्शन के बेस पे अगर हमें देखने पर हमारी बॉडी में 3 टाइप के न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। पहला है सेंसरी न्यूरॉन या जिसे हम बोलेंगे एफरेंट न्यूरॉन्स। दूसरा हमें देखने को मिलता है इंटर न्यूरॉन और इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन। और तीसरा हमें देखने को मिलता है मोटर न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन। आपने इसके पहले जब मैंने आपको नर्व फाइबर पढ़ाया था तब उसमें भी पढ़ाया था कि एफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं, इफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं। ऐसे हमारी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन से जो नर्व इंपल्स है उसको किसके पास लेके जाते हैं, उसको सीएनएस के पास लेके जाते हैं। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जाते हैं। और जो मोटर या इफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर मतलब वो ऑर्गन जिसके पास हमें सिग्नल पहुंचाना है उसके पास लेके जाते हैं। ये क्या होता है, ऑर्गन होता है। ऑर्गन के पास, वो ऑर्गन जिसके पास हमें अपना सिग्नल पहुंचाना है उसके पास कंडक्शन कराते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरो हॉर्मोन्स और न्यूरो ह्यूमर्स और न्यूरो हॉर्मोन्स, इसके पहले हमने आपको बताया कि स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी 2 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होती है और हमारी बॉडी में न्यूरोग्लियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं। थोड़ा इसका आपको डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर जब ये एग्जाम में आता है तो ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं आपको इसके एकदम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, न्यूरोग्लियल सेल्स। थोड़ा सा ब्लैंक सा पेज ले लेते हैं। हम बात करेंगे किसके बारे में, न्यूरोग्लियल सेल्स। जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, और ये पैकिंग सब्सटेंस की तरह काम करती हैं न्यूरॉन्स के चारों तरफ। और ये 3 टाइप्स की होती हैं। तो ये क्या है, दीज आर सपोर्टिंग सेल्स। कैसी सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स है। न्यूरॉन को सपोर्ट करने वाली सेल्स होती हैं, एक्ट करती हैं, एक्ट एज अ पैकिंग सब्सटेंस। पैकिंग मतलब पैकिंग सब्सटेंस। ऐसा समझिए कि आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है,
तो आपके घर के कंस्ट्रक्शन के काम में जो वायरिंग है या जो आपको बड़ी बड़ी छड़े या तार छड़े देखने को मिलती हैं जो लोहे की बनी होती हैं, जो मेन काम करा रही हैं, वो प्रॉपर पूरी छड़े हैं, और उसमें जो बेस मटेरियल भर रही है वो बेस मटेरियल हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। वो बेस मटेरियल क्या है? न्यूरोग्लियल सेल्स। ये न्यूरोग्लियल सेल्स 3 टाइप के सेल्स हमारी बॉडी में देखने को मिलती हैं। पहली होती है जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोसाइट्स, उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोसाइट्स। दूसरी होती है उसको हम बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और तीसरी होती है उसे हम बोलते हैं माइक्रोग्लियोसाइट्स, माइक्रोग्लियोसाइट्स। जो एस्ट्रोसाइट्स होती हैं, ये एस्ट्रोसाइट्स की अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें तो ये हमारी लार्ज सेल होती है। ये क्या होती है? हमारी लार्ज सेल होती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट उससे थोड़ी स्मॉल सेल होती है, स्मॉलर होती है। और माइक्रोग्लियोसाइट सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट सेल होती है, सबसे ज्यादा छोटी सेल हमारी माइक्रोग्लियोसाइट होती है। एस्ट्रोसाइट क्या करती है? एस्ट्रोसाइट का फंक्शन होता है ये बॉडी में ब्लड ब्रेन बैरियर इसका फॉर्मेशन कराती हैं। बॉडी में ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन कराती हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? एस्ट्रोसाइट के बनाया जाने वाला ऐसा सिस्टम जिसमें टाइट जंक्शंस प्रेजेंट हो, कपल्ड बाय टाइट जंक्शंस, और ये प्रिवेंट कराता है एंड ब्लड में न्यूरोटॉक्सिन्स की जो एंट्री है उसको प्रिवेंट कराता है। मतलब न्यूरल सिस्टम का जो काम है और ब्लड का जो काम है उसको डिफरेंशिएट कराता है, उसमें बैरियर बैठाता है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर किसने बनाया? एस्ट्रोसाइट सेल्स ने बनाया। फिर बात करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स ये फॉर्मेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइलिन शीथ का, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ किसमें करा रही थी? माइलिन शीथ का फॉर्मेशन ये किसमें करा रही थी? सीएनएस में कराती हैं। किस में करा रही थी? सीएनएस में। पीएनएस में कौन कराता है? पीएनएस में आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया कि पीएनएस में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन कराता है। अच्छा, फिर ये जो माइक्रोग्लियोसाइट्स ये जो सेल्स हैं ये हमारी स्कैवेंजर सेल्स होती हैं। स्कैवेंजर सेल्स का मतलब ये जो एक्स्ट्रा जितना भी कूड़ा कचरा है हमारे न्यूरॉन्स का उन सबको खा जाने का काम करती है। स्कैवेंजर मतलब भूखे हुए जैसे सेल्स होती है, हंगर सेल्स होती है, और ये फैगोसाइटिक नेचर में रहती हैं, और ये जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है या जो वेस्ट मटेरियल है उन सबको डाइजेस्ट कर जाती हैं, उन सबको खा जाने का काम करती हैं। ये हमारी न्यूरोग्लियल सेल्स थी, न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लियल सेल्स थी जो हमें अपनी उसमें पढ़नी थी। ये मैंने आपको प्रॉपर पूरा न्यूरॉन और उसका स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में तो आज ये प्रॉपर पूरा हो नहीं पाएगा वरना ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में साइनेप्स क्या होता है और उसका ये प्रॉपर पूरा साइनेप्स का स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। फिलहाल इस लेक्चर में मैंने आपको न्यूरॉन माइलिनोजेनेसिस ये 2 पोर्शन कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको साइनेप्स के बारे में भी प्रॉपर पूरी अंडरस्टैंडिंग दे दूंगी। आप ऐसे ही लेक्चर्स को कंटिन्यू रखिए और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैंने ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, इसके पहले चैप्टर पढ़ाया था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और जितनी भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, थायराइड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और गोनैड्स एंड टेस्टिस एंड ओवरी है, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स हैं, उनका एक्शन क्या होता है, उन सब के बारे में आपको प्रीवियस एक चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग आज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में लेक्चर 2 को कंप्लीट करते हैं। आप ऐसे ही लेक्चर्स को कंटिन्यू रखिए। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।